हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक नहीं दो, एक तो हम मनरेगा देखेंगे, दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकी जो और भी न्यूज़ है हमारे न्यूज़पेपर की वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या काम की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले 2 बिल्स ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन रॉक्स पार्लियामेंट। तो इसमें अभी कोई डिटेल में जाने वाली चीज़ है नहीं अनटिल अनलेस कोई चीज़ नहीं हो जाए। पुरानी चीज़ वही घूम घूम के आ रही है न्यूज़पेपर में। ठीक है, आपको पता है वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है। फिर है दोवाल इन बीजिंग टुडे टू अटेंड इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स। शॉर्ट न्यूज़ है, बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम मीट जस्टिस यादव ओवर वीएचपी रिमार्क्स। तो आपको पता है जस्टिस यादव जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी जिसको काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक बताया गया था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जो है वो मिल रही है इस वजह से। ठीक है, चलो आज आप लोगों से एक क्विज का क्वेश्चन है मेरा। अभी हमारे रिसेंटली में सीजीआई रिटायर हुए हैं, तो उनके फादर कौन थे कमेंट सेक्शन में बताना। आप बोलोगे कि सर ये आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब होगा कोई फादर, लेकिन आप सर्च करना। ठीक है, हमारे जो चंद्रचूड साहब थे उनके फादर कौन थे ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। ठीक, इसके बाद रशियन एमपीज अप्रूव बिल दैट कैन रिमूव तालिबान टेररिस्ट टैग। तो द लोअर हाउस ऑफ रशियन पार्लियामेंट ने ट्यूसडे में अप्रूव किया है एक बिल जो कि अफगानिस्तान के अंदर से टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा जो है वो तालिबान को हटाने की बात कर रहा है। अभी लोअर पार्लियामेंट में हुआ है, अपर लेवल पे जब हो जाएगा तो ये बेसिकली वहाँ से तालिबान को एज ए टेररिस्ट टैग की तरह हटा दिया जाएगा। सीनियर रशियन जनरल किल्ड इन मॉस्को ब्लास्ट। क्या हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल आइगोर क्रिलोव इनका नाम था। इनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया था यूक्रेन रशिया वॉर में जो नहीं करना चाहिए था, जो कि बैन थे, और उससे काफ़ी नुकसान हुआ यूक्रेन का। अभी इनको मार दिया गया है, असैसिनेट कर दिया गया है। कैसे किया गया है, एक स्कूटर इनके घर के बाहर था आई थिंक, एंड उसमें कुछ बॉम्ब वॉम्ब था एंड इट गॉट ब्लास्टेड, तो उस वजह से फिर इनका देहांत हो गया है। तो ये यहाँ पे हमारी ये वाली न्यूज़ थी। इसके बाद आज का हमारा जो मेन आर्टिकल है दैट इज़ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी इस एग्जाम में आपकी इस आर्टिकल से रिलेटेड आ सकता है सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। आर्टिकल बहुत सारे न्यूज़पेपर में आए हैं, आज भी आए थे, कल भी आएंगे, डेली आएंगे, तो वो एक अलग इशू है। जब तक अंटिल सुप्रीम कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट नहीं आ जाता है तो वो कुछ नया, एक नया पर्सपेक्टिव जो इस पर सीखने वाला रहेगा वो वहाँ से रहेगा। बाकी आज हमारे काम की जो चीज़ें हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, क्यों ये क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 11 जुलाई 1991 में आया था। 11 जुलाई 1991 में इसको उस समय की कांग्रेस की सरकार थी उनके द्वारा लाया गया था। बेसिकली ये लाया क्यों गया था, ये इसलिए लाया गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जैसी जैसी जो चीज़ें हमारे देश में हैं वो उसके बाद वैसी रहेगी। अब कोई नई पटिशन फाइल नहीं हो सकती है रिलीजियस साइट को चेंज करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कोई एक्स नाम की जगह थी, वो मस्जिद थी ऑन 14 अगस्त को। ठीक, कल को लेटर ऑन पता पड़ता है कि कभी वहाँ पे टेंपल था, तो उस एक्स नाम की जगह को टेंपल में कन्वर्ट करने के लिए लोगों ने अपील केस में फाइल करने लग गए, कोर्ट में अपना अधिकार मांगने लग गए। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए 11 जुलाई 1991 को ये लॉ लेके आया गया गवर्नमेंट के द्वारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि भैया अब कोई नया केस नहीं आ सकता। ऑल्दो इसमें कुछ एग्जेम्पशन थे, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है, फिलहाल इसी एक्ट के अगेंस्ट में कि ये एक्ट जो है ये सही नहीं है, ऊपर एक केस फाइल हुआ है, एक नहीं, देयर आर 6-7 आई थिंक केसेस जो फाइल हुए थे। उसको क्लब करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और 2 अदर जजेस, 3 जजेस की बेंच बैठी है, जस्टिस पीवी संजय कुमार एंड केवी विश्वनाथन। ये तीनों लोगों की ये जज जो है इस पर सुनवाई कर रही है एंड फैसला क्या आएगा वो देखते हैं। अब इसमें देखो थोड़ी सी और चीज़ें देख लो। जो मेन केस था ना वो अश्वनी कुमार उपाध्याय जी, जो कि बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं, और इनके द्वारा फाइल किया गया था, जिसमें बेसिकली ये कह रहे थे कि जो ये एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन की बात करता है, प्रैक्टिस की बात करता है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है, एंड आर्टिकल 26 जो कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर की बात करता है, ये उसको वायलेट कर रहा है। इनका ऐसा कहना था कि भैया हमारा धर्म है, हम हमारे धर्म के लिए कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के भी अगेंस्ट में है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे करी गई थी। ठीक, हम कहीं पूजा करना चाहते हैं जो कि हमारा पहले अधिकार था, तो आप कह रहे हो कि अब आप इसके लिए कोर्ट पे ही नहीं जा सकते हो, तो वो चीज़ है। अभी मेन केसेस कहाँ के लिए, देखो काशी विश्वनाथ वाला है, मथुरा में चल रहा है, इसके अलावा राजस्थान में भी 2-3 जगह हैं जहाँ पे ये चल रहा है, तो वो वाली चीज़ है। अब इसमें जो मुस्लिम पार्टी है उनका क्या कहना है, मुस्लिम पार्टी का देखो यहाँ पे ये कहना है कि भैया 11 जुलाई 1991 को
हमारे राइट्स को तो प्रोटेक्ट कर दिया था कि हम जहाँ पे वर्शिप करते हैं वो जगह अब चेंज नहीं हो सकती है, मस्जिद का जो स्टेटस है वही रहेगा। फिर ये वापस से क्यों इसको क्वेश्चन में लाया जा रहा है, फिर इसको चेंज करने की बात क्यों करी जा रही है। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने देखी थी जो इसके अंदर थी, ठीक है। तो दिस इज़ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, जैसे कि इट वॉज इनेक्टेड टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज दे एग्जिस्टेड ऑन अगस्त 15, 1947। और कन्वर्जन किसी भी वर्शिप की जगह का चेंज करने के लिए, बेसिकली उसको रोकने के लिए इसको लाया गया था। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी किए गए थे, प्लस कुछ सेक्शंस हैं वो देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन सेक्शन 3 कहता था, इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर इन फुल और पार्ट फ्रॉम वन रिलीजियस डिनोमिनेशन टू अनदर और विद इन द सेम डिनोमिनेशन। मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जो है ये कहता था कि इंश्योर्स दैट द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप रिमेन्स द सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15, 1947। अबेटमेंट ऑफ पेंडिंग केसेस सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ये डिक्लेयर करता है कोई भी ऐसी चीज़ें के बारे में दैट any ongoing legal proceeding concerning the conversion of any place of worship religious character before August 15, 1947 will be terminated and no new cases can be initiated। फिर आपको काफ़ी चीज़ें पता है, बट इसमें कुछ एग्जेम्पशंस थे। एग्जेम्पशंस ये थे कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत कवर होते थे वो इसमें नहीं आएंगे। दूसरा ये था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूट था वो उस समय क्योंकि डिसाइडेड नहीं था तो उसको इसमें एग्जम्प्ट किया गया था। तीसरा, ऐसी कोई जगह जो म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड सॉल्व करके डिसॉल्व, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट से कोई डिस्प्यूट चल रहा था फिर उसको डिसॉल्व करके उसमें कुछ फाइनली इन्होंने डिसाइड किया लोगों ने, तो वो भी इसमें एग्जम्प्टेड है। पेनल्टीज सेक्शन 6 में लिखी है, स्पेसिफिक पेनल्टीज इंक्लूडिंग अ मैक्सिमम इंप्रिजमेंट टर्म ऑफ 3 years एंड फाइन्स फॉर वायलेटिंग द एक्ट। तो अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेन जो इसमें मसला है वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने की बात करी जा रही है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी केस है, अश्विनी कुमार उपाध्याय जी का भी है, और ऐसे छोटे छोटे केसेस भी काफ़ी हो रहे थे जिसको कोर्ट ने कहा कि भैया अब रुक जाओ, अब कोई केस नया इस पे मुद्दे पे फाइल मत करो, हम इससे ही क्लब करके डिसाइड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये चल रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। इसमें मैंने आपको दोनों पार्टी का मत भी बता दिया कि क्या दूसरी पार्टी का कहना है। अब यहाँ पे आज की ही न्यूज़ है, मनरेगा वेजेस डू नॉट मैच राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग हाउस पैनल। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, जो कि पहले नरेगा होती थी, देन इसको मनरेगा किया गया। इस बेसिकली ये स्कीम क्या है, ये स्कीम डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ये स्कीम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये लाई गई, कैसे ये गवर्न होती है, सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, वो ये है कि भाई जितना पैसा पर डे लिखा हुआ है इस स्कीम के तहत आदमी को देना, वो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बियर नहीं कर पाएगा, उतना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये था, ठीक है। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट पे आने से पहले ना थोड़ा सा नरेगा स्कीम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आएंगे कि क्या कंटेक्स्ट था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा बोलते थे, जिसको ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको आज की डेट में सिर्फ नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडियन लेजिस्लेशन है जो 25 अगस्त 2005 को आया था। देखो एक चीज और बता दूं मैं कि हर बार 25 अगस्त को इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम, नरेगा स्कीम, ठीक है। तो ये डेट आप ध्यान रखना, कब आया था, अगस्त 25, 2005 को। ये क्या स्कीम है, क्या ये करने की कोशिश करती है, तो लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी ये देता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो भी अनस्किल्ड वर्क। अनस्किल्ड वर्क मतलब क्या होता है, देखो स्किल्ड वर्क क्या होता है गाइस, स्किल्ड वर्क में आपको कोई पर्टिकुलर स्किल होती है, जैसे मेरे पास टीचिंग की स्किल है, किसी के पास कोई काम करने की स्किल है, तो वो स्किल जिसके पास ना हो, जो कि लोग अनस्किल हों, तो उन नॉर्मल इंसानों के लिए 100 दिन का मिनिमम गारंटी का वर्क जो है ये स्कीम आपकी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, ठीक है। इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द मॉनिटरिंग एंटायर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्ट है, मेन इसका पर्पस क्या है,
देखो आप सिंपल सी एक बात समझो, आपको पहली बार इस स्कीम को सुन के ये फील हो रहा होगा कि इस स्कीम का पर्पस है गरीबों की मदद करना, उनके पास पैसा पहुंचाना। तो उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस ये है कि भाई अगर गरीब इंसान जो है उसके पास पैसा आएगा तो वो मार्केट में पैसा खर्च करेगा और इससे आपकी इकोनॉमी भी जो है वो बूस्ट होगी। ठीक है, तो ये एक मेन पर्सपेक्टिव है। ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द कंट्री। रफली इसमें एक ये भी क्राइटेरिया है कि 1/3 जो है टोटल वर्कफोर्स का मस्ट बी वुमेन। अडल्ट मेंबर ऑफ द रूरल हाउस होल्ड सबमिट देयर नेम, एज, एड्रेस विथ फोटो ऑफ अपना नाम, पता, ये सारी चीजें जो है ग्राम पंचायत को सबमिट करते हैं। ग्राम पंचायत रजिस्टर करता है उन हाउस होल्ड को आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी एंड इश्यूज ए जॉब कार्ड। ठीक है, जॉब कार्ड के बाद आप मिनिमम लगातार 14 दिन काम कर सकते हो। रेडियस 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको काम मिलना चाहिए। अगर उससे दूर आपको भेजा जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा वेज मिलेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इसकी जो आपको याद होनी चाहिए। अगर कल को इस पे पैराग्राफ आता है करंट अफेयर में तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किलोमीटर वाला ये क्या है, ये चीज। ठीक है, तो 5 किलोमीटर होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको एक्स्ट्रा वेज पे किया जाएगा। अभी क्या कंसर्न है, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह देखा गया है कि नरेगा स्कीम के जो फंड्स है ना, ये जो हमारे देश के डेवलप स्टेट्स हैं वो अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो पुअर स्टेट्स हैं वो अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। अब यही तो चिंता का विषय है। जो पुअर स्टेट है जैसे कि बिहार हो गया, तो वहां पे तो इस स्कीम को और ज्यादा अच्छे से यूज करना चाहिए कि जो वहां के लोग हैं उनकी मदद हो पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि जो हमारे देश के डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो बेटर तरीके से इस स्कीम का यूटिलाइज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द आपका जो पुअर स्टेट है। तो अभी सरकार ने ना रिपोर्ट मांगी है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कुछ बात थी। वैसे देखो नरेगा स्कीम में ना देयर आर सर्टेन इश्यूज। सबसे पहला जो एक इशू आता है ना वो आता है वेज पेमेंट का। अभी क्या होता है ना, देखो किसी बंदे ने काम किया तो उसके बाद उस काम के लिए उसको 7-8 लोगों से साइन कराना पड़ता है, उसके बाद उसका वेज उसको मिलता है, वो भी बहुत डिले हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखो तो इसमें स्टेट एंड सेंटर मिलके पैसा देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 18,191 18,191 करोड़ की लाइबिलिटी है अभी भी 24 स्टेट्स को देनी इस स्कीम के अंडर में। तो सबसे पहली चीज तो इस स्कीम को थोड़ा सुधारने के लिए ना ये जो पेमेंट सिस्टम है ये सही करना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट आपको पता पड़ा, दिस इज द प्रेजेंट कंटेक्स्ट जिसके वजह से अभी हम नरेगा स्कीम को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले वन लाइनर्स हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च की है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, क्यों किया है, तो वो पता होना चाहिए। इंडिया लॉन्चेज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक इन चेन्नई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूएस बिल्ड डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। तो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन जिसका नाम रखा है डार्क ईगल। इसके बाद यूके जॉइंस इंडो पैसिफिक ब्लॉक। तो यूके हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ऑफिशियली जॉइन कॉम्प्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव पैसिफिक पार्टनरशिप। दिसंबर 15 को इन्होंने ये ज्वाइन किया है। अर्जेंटीना प्रेसिडेंट ग्रांटेड इटालियन सिटीजनशिप। तो इटली रिसेंटली ग्रांटेड सिटीजनशिप टू अर्जेंटीना प्रेसिडेंट जेवियर मिलेली ऑन द बेसिस ऑफ हिज इटालियन एंसेस्ट्री विच हैज़ लेड टू स्टॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म इन अर्जेंटीना। तो ये ध्यान रखिएगा। देन 9 years ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। 1 nation 1 election पता ही है आपको, है ना। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने रिकमेंड किया है साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, वही चीज़ है। रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो पास कर दिया गया है लोकसभा में टू रिपील द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 एंड इंटीग्रेट हिज प्रोविजन इनटू द रेलवे एक्ट 1989। तो ये दोनों चीज़ों को उसको मर्ज करने के लिए बेसिकली यहाँ पे एक नया एक्ट लाया गया है। प्लस अब नई रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है। ब्रिटिशर्स के ज़माने के वो लॉज हैं तो वो हमारे काम के नहीं हैं। यहाँ पे देखिए रिसेंटली विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज़ द आंसर। देन वेयर हैज़ इंडिया लॉन्च इट फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक, चेन्नई इसका आंसर है। देन डार्क ईगल करके जो मिसाइल है उसके बारे में लिखा हुआ है। देन कौन सी ब्रिटेन ऐसी कौन सी कंट्री बन जाती है इंडो पैसिफिक ब्लॉक को ज्वाइन करने वाली, तो फर्स्ट कंट्री बनती है।
तो दैट इज़ रिटन हियर। इसके बाद इंडिया इज स्ट्राइविंग टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन स्टील प्रोडक्शन, द ग्लोबल स्टील इज ग्रीन स्टील। तो इंडिया अनवेल इट्स फर्स्ट ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन सिस्टम टुवर्ड्स द डीकार्बनाइजेशन ऑफ स्टील सेक्टर एंड ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। बेसिकली पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कहा गया था। वन नेशन इलेक्शन का भी हमने देख ही लिया है। रेलवे बोर्ड इन 1905 थ्रू अ कमिटी, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। हु रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड इन 1905 थ्रू अ कमिटी? तो सर थॉमस रॉबर्टसन इज द आंसर। देखो आजकल क्लैट एनएल सेट इन सब का ना करंट से स्टैटिक पूछने का एक बड़ा वो हो गया है, तो उस पर पूछा जाता है, तो पता रखना आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ डार्क ईगल एंटी मिसाइल? 3600 माइल्स पर आवर। विच कंट्री ने रिसेंटली ये देखा ही है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी, तो HD कुमार स्वामी इज द आंसर। इन विच कोप मीटिंग वॉज द पेरिस एग्रीमेंट फॉर्म? तो COP 21 जो कि 2015 में हुआ था, ठीक है। देन in which article of the constitution the election commission of India is mentioned? Article 3 to 4. From where to where did the first railway train run in India? So between Mumbai, Bori to Bandar and Thane. On which of the following dates International Migrant Day celebrated 18th of December? And from which airport has the central government launched the Udan Yatri Cafe scheme for affordable food and beverages? So Kolkata airport is the answer. Thank you so much. See you in next session. Jai Hind.